नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज एक बहुत ही विवादित जो विषय है कि भारत के बुद्धिजीवी मूल रूप से भारत विरोध की कीचड़ में पूरी तरह से सन चुके हैं। उसके कारण क्या है और क्यों वो ऐसा करते हैं, ये एक विस्तृत विषय है और इसके कई कारण हैं। और इसमें जो सबसे अधिक मुखर हैं, मतलब कहीं भी दुनिया में शायद कोई ऐसा देश नहीं है, कम से कम भारत के कंपैरिजन में प्रजातांत्रिक देश ऐसा नहीं है जहां के बुद्धिजीवी और राजनेता, पत्रकार वगैरह वगैरह और लेखक कहीं भारत की झूठी भद्द भी उड़े, यानी कि भारत को झूठ मूठ तरीके से ये दिखा दिया जाए कि 180 में से आपका प्रेस फ्रीडम के बारे में आपका जो रैंकिंग है वो 157 है, यानी कि आप 24 नीचे वाले देशों में हैं। पहले देश में नॉर्वे है, स्वीडन है, आसपास के कुछ देश हैं, वो हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब नॉर्वे है क्या? नॉर्वे 60 लाख की आबादी का देश है। भाई किसी देश की आबादी कम हो और क्षेत्रफल भी कम हो, भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है और इतना विशाल देश है। और ये एक ऐसा विशाल देश है और एक ऐसा विचित्र प्रजातंत्र भी है साथ साथ में, जहां हर साल चुनाव होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है। ये हर साल क्यों चुनाव होते हैं? यानी कि जनता को, ये बुराई तो इसमें ये है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सरकारें हमेशा किसी न किसी उधेड़-बुन में लगी रहती हैं। ब्यूरोक्रेसी को कभी इस चुनाव में भेजा जाता है, कभी उस चुनाव में भेजा जाता है, फौज का इधर से, यानी कि बहुत समय नष्ट होता है। लेकिन हमारे देश में एक ये भी है कि अगर ऐसा होगा तो फेडरलिज्म की नष्ट हो जाएगा। यानी कि 1952 में, 57 में, 64 में जब भी चुनाव हुए तो उस समय फेडरलिज्म यानी कि समाप्त हो चुका था। वैसे मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात तो ये है कि ये जितने भी अंध विरोध आए, ये अंध विरोध के जो लेखक हैं, उसके जो प्रचारक हैं, उसके जो कहानीकार हैं, उसके जो ड्रामाबाज हैं, वो सारे के सारे वामपंथी विष से में डूबे हुए लोग हैं। और इन्होंने बंगाल में क्या किया ये इनको याद नहीं है। चीन कैसे तरह से परिवर्तित हो गया ये इनको पता नहीं है। लेकिन कहीं भी मतलब जो परिपाटी है और जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से इतर जाके अब कोई जिसको कि नौसिखिया पत्रकार, कोई बाला वहाँ पे प्रधानमंत्री से ऊटपटांग सा सवाल कर ले, और वो सवाल भी क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, उत्तर क्यों नहीं देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी उत्तर नहीं देते हैं, जनता के साथ में जो सामंजस्य या कि उनका वार्तालाप नहीं चलता रहता है। अब हर आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई संविधान में कहीं लिखा हुआ हो तो वो बता दें। वैसे इस देश के विशेले वामपंथियों को संविधान से क्या मतलब है भाई? वो तो एक रक्त रंजित क्रांति की प्रतीक्षा करते करते अधिकतर हमारे सामने के तो बूढ़ आ चुके हैं। लेकिन उन्हें जैसे ही उस उद्दंड वाला ने ये यहाँ पे एक तरह का उथला नाटक किया, इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों में, वामपंथियों में, पत्रकारों में, चित्रकारों में, नाटकबाजों में, सिनेमाओं में एक उत्साह का संचार हो गया। उन्होंने कहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यानी कि मोदी जी को इस बार तो इतनी बदनामी मिलेगी कि जो वो चाहते हैं, यानी कि ये को पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल क्लास चाहती है। तो पहली तो बात ये है कि जिस बिना पे, जिस आधार पे ये गप्पे लगाई जा रही हैं कि भारत का 180 में से 157वां वो ही गलत है। क्योंकि इसकी मेथडोलॉजी क्या है? इसकी मेथडोलॉजी ये है कि ये जो संस्थाएं हैं, इसमें फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका की सरकार और सोरोस फाउंडेशन से पैसे मिलते हैं। सोरोस ने ये कह रखा है कि मैं इतने, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर उसने रखे हुए हैं कि मैं मोदी जी को सरकार से हटा दूंगा। भाई एक किसी देश के किसी भी व्यापारी की या नेता की या किसी और की ये क्यों दिलचस्पी है उसकी कि भारत के अंदर परिवर्तन करेगा, भारत की राजनीति में वो क्यों हस्तक्षेप करेगा।
मोदी जी को हटाना है नहीं हटाना ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन इस मूर्खता पे भी, इस उद्दंडता पे भी देश के ये जो तथाकथित जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है वो बाँछें खोल के हंस रहे थे। और वो सोरोस की तरफ से कई तरह के हैं कि उसमें पैसे भी आते हैं, उसमें चीन का भी फंड है और चीन प्रोपेगेंडा वार में बहुत आगे चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इसमें अब देखिए कि ये हो सकता है ना कि भी देश के लोग तो एक कोई बायस हो सकती है। भाई मैं ये छोटी मोटी बात करने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी भी कोई बायस हो सकती है, किसी दूसरे की भी हो सकती है। तो क्यों ना हम एक विदेशी के पास चले जिसका काम कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। सल्वातोर बाबनेस जो है वो अमेरिकी मूल के हैं और जो है वो उसकी ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय में कंपैरेटिव सोशल साइंटिस्ट है, यानी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो वो प्रजातंत्रों की जो है ना वो गणना करते रहते हैं, उनका अध्ययन करते रहते हैं और उसके हिसाब से अपने निष्कर्ष निकालते हैं। तो भारत में भी वो आ चुके हैं। भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउस के बड़े बड़े जो धुरंधर तथा कथित इंटेलेक्चुअल हैं या कि मुख्य रूप से मोदी विरोधी पत्रकार हैं, उनसे उनका सामना भी हुआ है और उन्होंने खुले खुले रूप में उनको बोल दिया है कि मैं जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके स्वतंत्र रूप से मैं ये आकलन कर सकता हूं कि भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वो भारत विरोधी हैं। मतलब मूल रूप में तो वो मोदी विरोधी हैं। भाई मोदी चुनाव जीत के आए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे अधिक जो है ना वो प्रशासन चलाने का उनके पास पहले गुजरात का अनुभव है और प्रधानमंत्री की, यानी कि विश्व में भी इतना लंबा प्रशासन का लगातार अनुभव किसी के पास नहीं है। और जिस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, देखिए वामपंथी इतना झूठ बोलते हैं कि वो तो किसी बात को मानते ही नहीं है। भाई सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बताई जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए कि 1912-13 के अंदर 75% जो हमारी रक्षा सामग्री थी उसका आयात किया जाता था। वो क्यों आयात किया जाता था, उसके गूढ़ में, उसके मूल में क्या था, तो इसके लिए हमें ज़्यादा अंदाजे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत पहले माननीय स्वर्गीय श्री कुलदीप नैयर के कुछ जो है ना वो लेख हैं वो पढ़ लेते हैं, तो उसके जो कारण है निहित है। भाई वो भी तो बेसिकली तो वामपंथी थे। तो वो कोई नागपुर से या कि वो संघी तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने खुला खुला लिखा है। तो उसके ऊपर भी जो कूद कूद करके लोग मतलब ऐसा इस देश में तबका है कि सारी दुनिया मान रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने 4 दिन के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी। उनके सारे के सारे उनके एयर सिक्योरिटी, उनके जहाज उड़ने बंद हो गए और ऐसा का ऐसा नूर खान एयरबेस पे जो कि एक टारगेटेड हमला किया गया, उसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उसके अगले दिन से ही अमेरिका क्यों चीख पुकार, मिस्टर ट्रंप क्यों चीख पुकार करने लगे, क्योंकि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये क्यों हो गया भाई, इसका मतलब वहां कुछ छुपा के अमेरिकन रखा हुआ था ना। अब वो क्या था, उसमें विकिरण हुआ कि नहीं हुआ, वहां लगातार विस्फोट इतने दिनों से कैसे होते रहे। पाकिस्तान के बहुत सारे पत्रकार इस बारे में बताते हैं कि वहां पाकिस्तान के सैनिकों को तो बाहर आउटर पेरिफेरी के अंदर जाने की उनको परमिशन ही नहीं है। वहां सारा का सारा अमेरिकन जो है ना वहां पे सिस्टम चलता है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो इसके अंदर हम जो सल्वातोर बाबनेस है उनकी बातचीत सुन लेते हैं और फिर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो सल्वातोर बाबनेस to me clashed with the reality of what I was seeing when I follow India in the press, when I watch YouTube videos coming out of India, when I watch the news coming out of India. It just seemed so unlikely that I decided to dig into it myself. And it's been fascinating doing the digging here, because the more I dig, the more politics I find, where people seem to want to use these sorts of authoritative sounding international organizations to score their own political points. So whether it's Western NGOs or people who are themselves engaged in Indian politics or Indian intellectuals who live abroad, they're using these ranking systems as a way to express their own political views through what is supposed to be a dispassionate scientific
research project. Now, I mean, it's inevitable in the social sciences that we all have viewpoints, we all have attitudes that we bring to our work, but it's incumbent on social scientists to actively seek to pursue objectivity instead. यानी कि सल्वातोर बाबनेस कह रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, यानी कि नियमबद्ध तरीके से साफ सुथरी जो है वो समीक्षा नहीं की जा रही है। इसमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो एनजीओ को हैं, जो बहुत सारे सोशल ग्रुप के हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हैं, मुख्य रूप से वामपंथियों के हैं, तो वो उनकी छाया, उनका जहर उसमें दिखाई देता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। यानी कि उनको पहले से उन्होंने ये तय कर लिया है कि भारत को हमको नीचा दिखाना है, और उसी के हिसाब से सारे के सारे जो है ना वो सर्वे किए जा रहे हैं। अब भारत में प्रेस की बात ले लीजिए, तो भारत के अंदर प्रेस, अंग्रेजी प्रेस तो 10% से भी कम पढ़ते हैं लोग, 10% से भी कम है, और 90% दूसरी भाषाओं में है, हिंदी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, बंगला में है, उड़िया में है, गुजराती में है, मराठी में है, उर्दू में भी है। तो उनकी तो राय ली नहीं जा रही है। यानी कि आप 10% से कम, जिसके अंदर राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हो गए, जिसमें प्रणय दवा ठाकुरता जैसे वामपंथी होंगे, जिसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं यो यानी कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे एजेंडाबाज होंगे, और उनके साथी बहुत सारे रवीश कुमार आदि इत्यादि, या उनके पंखे चरखे या उनकी चटाई बिछाने वाले होंगे। उनसे अगर आप वार्ता करके कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे और पहले से ये मान लेंगे, यानी कि आप देखिए कि मैक्सिको में 100 से अधिक पत्रकार गायब हो चुके हैं। पाकिस्तान में ये माना जाता है कि आईएसआई के विरुद्ध लिखने वाला किसी भी अखबार में कोई भी पत्रकार है वो कभी भी गायब हो जाता है। और फिर फिलिस्तीन का क्या हाल है, बर्मा का क्या हाल है, बांग्लादेश में क्या कुछ होता रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो इन सब लोगों की, और फिर एक हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह वगैरह, फिलिस्तीन, इनका हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से ऊपर है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक असत्य झूठ का एक जंजाल है, जिसका आधार बना करके उस उद्दंड पत्रकार ने, जबकि शेड्यूल नहीं था कि मोदी जी या कि वो कोई उत्तर देंगे, जितने प्रश्न थे वो पूछ जवाब दे दिए गए, उसके डिटेल में हम नहीं गए हैं। वहां से उतरते हुए प्रश्न पूछ लिया, और भारत में उसके फॉलोअर्स की जो है ना, यानी कि 10% उसके फॉलोअर जो है ना वो भारत से है, बाकी सब दूसरे देशों से है। तो ऐसा कैसे हुआ भाई? रवीश कुमारों का साथ भी ऐसा ही है ना। तो हमने बातचीत की, भारतीय जो बुद्धिजीवी है वो इतने भारत विरोधी क्यों हैं, उसमें सल्वातोर बाबनेस की भी हमने बातचीत सुनी, और कुछ और भी जो संबंधित आंकड़े हैं, जानकारी है, उस पर चर्चा की। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को स्वीकार करें, सब्सक्राइब करें, और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक बात के लिए। तो आपका धन्यवाद और नमस्कार।